हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ये आपका सेकंड पार्ट है। ओके, फर्स्ट चैप्टर का ही सेकंड पार्ट है क्योंकि वीडियो काफी लेंथ हो जाती है, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट अपलोड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको देख सकते हो आप ये वियना समझौता, रूढ़िवाद, क्रांतिकारी ये सब समझा दिया था। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम यहाँ से पढ़ेंगे ज्यूसेपी मैथ्यूनी। ठीक है, ये क्रांतिकारी थे, इटालियन थे। दो गुप्त संगठन की स्थापना की थी। कौन सी? एक तो इटली में मार्सोई की और एक यंग यूरोप की बर्न में। रूढ़िवादी ज्यूसेपी से डरते थे क्योंकि वे इटली का एकीकरण चाहते थे, क्योंकि जो इटली बिखरा हुआ था उसको एक करना चाहते थे। आगे आ जाता है क्रांतियों का युग जो 1830 से 1884 तक था। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम होता है। यूनान में स्वतंत्रता के संघर्ष हुआ 1821 में। अब यूनानी लड़ाई में अनेक समूहों ने मदद की। किस किसने की? पश्चिमी यूरोपियन ने की, कवि ने की और कलाकार ने की। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार यहाँ से और ज्यादा मजबूत हो गया। अब युद्ध के बाद 1832 में क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। अब यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और राष्ट्रवाद की भावना यहाँ से क्या हुई? और तेजी से फैलती गई। अब आ जाता है रोमानीवाद। रोमानी कल्पना, राष्ट्रीय भावना यहाँ से फैली। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होगा, इसके लिए काव्य, कला, कहानी, किस्से, संगीत, इन सब की मदद लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, रूस में एक भाषा पॉलिश का प्रयोग होता है राष्ट्रवादी के रूप में। अब 1830 से 1848 में यूरोप की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, और जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो जाहिर बात है भूख, कठिनाई और जनविद्रोह शुरू हो गया। 1830 के समय को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। कारण क्या था? जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हुई। लोग गांव से शहरों की ओर जाने लगे। जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो बेरोजगारी में भी वृद्धि होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी में भी वृद्धि होगी, और यहीं से भूख, कठिनाई और जनविद्रोह शुरू हो जाता है। इस साल फसल बर्बाद हो गई, खाने की सामग्री नहीं बची, कीमत बहुत तेजी से बढ़ी, छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई, खाने पीने की कमी आई और व्यापक बेरोजगारी फैली। लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, अवरोध लगाए, कृषक विद्रोह लगाए। यूरोपियन सरकार ने क्या किया? गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया, और यहाँ से यूरोप क्या हुआ? अब गणतंत्र राज्य बन गया। नई सरकार का कानून, नई सरकार बनी क्योंकि यूरोप गणतंत्र बन चुका। तो नई सरकार के कानून में क्या क्या था? उन्होंने कहा कि 21 साल से अधिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराए, कारखाने उपलब्ध करे उनके लिए, ताकि लोग रोजगार कर सके। धीरे धीरे गरीबी, बेरोजगारी कम होने लगी। राष्ट्रवाद ने यूरोप में गणतंत्र ला दिया था। उदारवाद की क्रांति आती है अब 1848 की। यूरोप के अन्य भाग जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो और हंगोरियन, यहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की। राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से उन्होंने इसे जोड़ दिया। अब आ जाता है जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी का एकीकरण 1848 में होता है। यूरोपियन सरकार ने कोशिश की कि जर्मनी का एकीकरण करने की। राष्ट्र निर्माण किया, उदारवादी पहल थी। राजशाही फौज की ताकत ने मिलाकर जो दबा दी। प्रशा ने क्या किया? जर्मनी का एकीकरण करेगी, उसने कहा। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? थे ओटोमन बिस्मार्क, इनको जनक कहा जाता है। प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस युद्ध में क्या हुआ? इनके युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई, जो प्रशा चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। जनवरी 1871 में वर्साई में क्या हुआ? एक समारोह होता है जिसमें प्रशा के राजा विलियम प्रथम ने उसे जर्मनी का सम्राट उन्हें घोषित कर दिया गया कि प्रशा का जो राजा विलियम प्रथम है उसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया। तो ठीक है, अब क्या जाता है? अब जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब आ जाता है इटली का एकीकरण कैसे हुआ। इटली में वंशानुगत राज्य था, बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ। केवल सार्डिया, पीडमोंट में इतावली राजघराने का शासन था। इटली एकीकरण में महत्वपूर्ण लोग कौन थे? 3 लोग आते हैं जो आपने पढ़े भी है, ज्यूसेपे मैथ्यूनी, कावूर और ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। ज्यूसेपे मैथ्यूनी की बात करें तो रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख थे, यंग इटली के संस्थापक थे। लक्ष्य क्या था? कि शिक्षा के साथ ही इटली का एकीकरण हो, पर ये असफल हो गए। 1831 से 48 की बात करें तो क्रांतिकारी विद्रोह हुआ, असफलता मिलती है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की कोशिश की। जिम्मेदारी सार्डिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल सेकंड पर आ गई। इमैनुअल सेकंड की बात करें तो क्या है? इसका जो मंत्री है वो कावूर है। न तो ये क्रांतिकारी है, न जनतंत्र में विश्वास करता है। एकीकरण प्रक्रिया में सहयोग किया था इसने। फ्रांस, ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध में जीत हुई इसकी। ठीक है, अब आ जाता है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, हीरो ऑफ रेड शर्ट इसको कहा जाता है। 1807 में दक्षिण इटली में 2 सिसिलियो राज्य में प्रवेश कर गए। स्थानीय किसानों को समर्थन पाने में सफल रहे। स्पेनिश शासक के युद्ध में भी बड़ा योगदान है। तो क्या हुआ? इन तीनों के कारण ही इटली का एकीकरण हो पाया। विक्टर इमैनुअल सेकंड इसको इटली का राजा घोषित कर दिया गया।
अब आ जाता है ब्रिटेन या ब्रिटानी का एकीकरण। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट, आयरिश ढेर सारा समाज था जिसे निर्जातीय कहते थे। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में क्या हुआ, आर्थिक शक्ति इंक्रीज हो गई। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ दिया गया। एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। यहाँ पे कुछ साल बाद क्या हुआ, आयरलैंड को भी जोड़ा गया और ब्रिटेन एक नया राष्ट्र का निर्माण हुआ। ठीक है, इंग्लैंड उसमें क्या जोड़ा गया, स्कॉटलैंड, और फिर बाद में आयरलैंड जोड़ा गया। तो यहाँ से एक यूनाइटेड किंगडम का मतलब जो ब्रिटेन था उसका क्या हुआ, उसका निर्माण हुआ। राष्ट्र के निर्माण के बाद क्या होता है, राष्ट्रगान लिखा गया, अंग्रेजी को मुख्य भाषा बनाया गया और ब्रिटेन का राष्ट्रध्वज बनाया गया। राष्ट्र की दृश्य कल्पना रूपक, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रूपक या शुरू। 18वीं से 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना का विकास मजबूत बनाने में हुआ। स्वतंत्रता के कुछ प्रतीक होते हैं, जैसे प्रीवियस चैप्टर में 7th क्लास की आई थिंक 8th में पढ़ा है शायद, लाल टोपी और टूटी जंजीर जो क्या होते हैं, स्वतंत्रता का प्रतीक होते हैं। इंसाफ का प्रतीक क्या होता है कि महिला जिसकी आंखों पर पट्टी बनती है और एक हाथ में तराजू ली है। राष्ट्रवाद और समाजवाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। 19वीं सदी तक राष्ट्रवाद भावना समाजवाद में बदलने लगा। जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो किसमें चेंज होने लगी, समाजवाद में। समाजवाद क्या होता है, जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है आर्मी और अन्य साधनों का प्रयोग करके, ठीक है, तो वो क्या होता है, समाजवाद। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव फैलने लगा। बाल्कन क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, क्रोएशिया और हर्जगोविना, सर्बिया जो थे, स्लोवेनिया, सर्बिया शामिल थे। यहाँ तनाव मतलब जीतने की होड़ फैल गई। एक राज्य दूसरे राज्य को, एक देश दूसरे देश को अपने में मिलाना चाहता था। बड़ी शक्तियां अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहती थी, बाल्कन क्षेत्र को अपने में शामिल करना चाहते थे। अनेक युद्ध, बहुत सारे युद्ध हुए, नतीजा कुछ नहीं हुआ और इसका नतीजा लास्ट में निकला क्या, प्रथम विश्व युद्ध, जिससे राष्ट्रवाद की भावना पूरे विश्व में फैल गई। सेकंड चैप्टर में हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में काफी विस्तार से पढ़ेंगे। ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। मैं जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ। आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। फर्स्ट पार्ट आपको देखना है, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट के नोट्स बनाने हैं। ये चैप्टर अगर आप बुक से पढ़ोगे ना आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बुक में ऐसी है और पता ही नहीं चलता है क्या रहा है। तो आई थिंक आपको नोट्स हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है आपको लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है। नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी।